स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा, आई एम योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स और ये है एक स्ट्रैटेजी सेशन जहां पर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की डिस्कशन करूंगा रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जाम। एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, ऑफ कोर्स थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ था कि मेंस आंसर राइटिंग को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं, उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। Now before I start discussing, and by the way मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा by taking an example of the question कि जो स्ट्रैटेजी है, ये जो फॉर्मूला है 333 फॉर्मूला, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको दिखाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखो एग्जाम के अंदर ना वैसे तो तीनों स्टेजेस इंपॉर्टेंट रहती हैं। प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी मेंस लिखने का मौका मिलेगा, मेंस का अच्छा स्कोर आएगा तभी इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, एंड मेंस का स्कोर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा तभी इंटरव्यू का स्कोर जब जुड़ेगा मेंस के स्कोर के साथ तो आपका फाइनल रैंक आएगा। तो इस सब में ना जो आपका अल्टीमेट रैंक, अल्टीमेट सर्विस और कौन सा कार्डर आपको मिलेगा, ये डिसाइड होता है मेंस के ऊपर। और बच्चे यही गलती कर देते हैं कि क्योंकि प्रीलिम्स देखो सबसे नटोरियस स्टेज है, सबसे कॉम्पिटिटिव स्टेज है, 6 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सिर्फ 12,000 को मौका मिलता है मेंस लिखने का। इस वजह से इस पहली स्टेज को पार करने के चक्कर में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम बहुत से बच्चों के साथ क्या हो जाती है कि वो मेंस आंसर राइटिंग को कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उनका प्राइमरी फोकस बन जाता है कि बस हमसे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएं। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन उसमें मेंस आंसर राइटिंग को इग्नोर नहीं करना हमें, राइट? क्योंकि इस अप्रोच की वजह से क्या होगा कि आप काफी सारी चीजों को ना रट्टा लगाना शुरू कर दोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डीपर लेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इशू। और जब तक वो डेप्थ नहीं आएगी तब तक यकीन मानो आपकी प्रीलिम्स की परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट होगी। आपका मेंस जितना स्ट्रांग होता है ना, उसमें क्या है कि आप अंडरस्टैंडिंग से मेंस के लिए ना कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ता है। और जब भी हम किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लेवल पर भी हमें उसमें डेप्थ मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, दैट अलाउज अस टू सॉल्व दोस ट्रिकी एमसीक्यूज जो काफी सारे बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो मेंस की अच्छी तैयारी आपके प्रीलिम्स को भी स्ट्रांग बनाती है। एंड मैं जानता हूं ये अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ेंगे, जैसे धीरे धीरे आप मेच्योर होंगे, तो वहां पर आप इस बात को डेफिनेटली रियलाइज करोगे। ठीक है, तो मेंस की इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि प्री के चक्कर में हमने मेंस को इग्नोर कर देना है। तो पहली तो ये गलती बच्चे करते हैं। दूसरी गलती वो बच्चे करते हैं कि मान लो कि आपको ये पता है कि मेंस करना है, आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस भी करते हो, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ना बस पेजेस भरते जा रहे हैं। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाने हैं, ये करना है, वो करना है। इस सब में वो पता क्या रहा है कि सिर्फ किसी टॉपर को सुन लिया है, और आम बोलचाल में भी हम कहते हैं कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। अब हमारे बच्चों को, बेचारों को पता ही नहीं है, राइट? हमारे भारत के युवा को, क्योंकि हमारे स्कूल्स की थोड़ी दिक्कत रही है एजुकेशन सिस्टम की, तो बच्चे समझ ही नहीं पाते कि नोट्स जो बनाने होते हैं वो कैसे बनाने होते हैं, नोट्स का पर्पस क्या होता है। और नोट्स छोड़ो, हम आंसर राइटिंग की भी अगर बात करें तो बस पन्ने भरते जा रहे हो विदाउट इंश्योरिंग कि आपके आंसर्स का एक लेवल हो। ठीक है, आप स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। यू पीपल, मोस्ट ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू राइट आंसर, यू आर जस्ट मगिंग अप इंफॉर्मेशन एंड वॉमिटिंग आउट ऑन द शीट। इसके मार्क्स यूपीएससी में नहीं मिलते, कॉलेज में ये स्ट्रैटेजी काम आ जाती है। कई कॉलेज तो ऐसे मैडमें जो हैं वो ऐसे हाथ से लेंथ ऑफ द आंसर को देके नंबर दे देते हैं। इंक घिसाई है बच्चे ने, चलो नंबर दे दो। ये कॉलेज और स्कूल में स्ट्रैटेजी चलती है, यूपीएससी में स्ट्रैटेजी नहीं चलती। तो यूपीएससी में अगर तरीके से आपने आंसर करना है ना, तो एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो स्ट्रैटेजी है 333 स्ट्रैटेजी। अब इसके बारे में बताने से पहले, सबसे पहले तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना। तो जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7710678413 पे, राइट? एंड इसी के साथ साथ हमारा ना एक बैच स्टार्ट हुआ है, प्रतिज्ञा बैच, जहां पर ये 333 स्ट्रैटेजी हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। ठीक है, वी कंसिस्टेंटली फॉलो दिस 333 स्ट्रैटेजी दैट अलाउज अस टू राइट रियली गुड आंसर इन आवर मेंस एग्जाम। और अगर आप इस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है। यू हैव टू प्रेस ऑनलाइन कोर्सेस। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर यू विल फाइंड दिस प्रतिज्ञा जुलाई बैच। तो 2026 वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस जुलाई इवनिंग बैच में एडमिशन लेंगे। और जो स्टूडेंट्स वर्किंग हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 2026 के अटेम्प्ट के चक्कर में, जल्दबाजी में, एक रिपीटेड साइकिल ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स में मत पड़ जाना। ठीक है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए दिस इज द लॉन्ग टर्म बैच विच इज मोर सूटेबल।
ठीक है, इन दोनों बैचेस के बारे में अगर जानकारी आपको फर्दर चाहिए कि आपके लिए कौन सा बैच सूटेबल है, यू कैन डायरेक्टली, ये मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन डायरेक्टली रीच मी आउट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 7710678413। ठीक है, और इसमें 2026 वाले बच्चे एक सेल चल रही है, तो यू डोंट हैव टू पे 28,000 34,000, आप सीधा डायमंड बैच लेना। ठीक है, और एक कोड लगा देना। कोड क्या है? द कोड इज CSLIVE। ठीक है, तो CSLIVE, वो विल अप्लाई दिस कोड और इससे 27,999 में ये पूरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा, विच ऑल्सो इंक्लूड्स सेट ऑफ 20 बुक्स एंड 6 एलिमेंट्स इन दैट सिलेक्शन बॉक्स। 26 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपकी डायरी होगी, सिलेबस होगा, कुछ मैप्स होंगे, तो 20 बुक्स के साथ ये सब चीजें मिलती हैं। मेंटरशिप है, लाइव क्लासेस हैं, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड। ठीक है, ये जो स्कॉलरशिप हम देते हैं, महीने के आखिरी संडे पे एक हमारा टेस्ट होता है, जो भी रैंक 1 लेके आता है उसको 11,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। वो स्कॉलरशिप सिर्फ डायमंड बैच के स्टूडेंट्स को मिलेगी। प्री क्लियर करने पे फुल फी रिफंड। स्टडी IQ इज वन रेयर इंस्टीट्यूट जो ये करता है। ठीक है, तो इसलिए डायमंड बैच में ही ये फायदा है, राइट। प्लस मेंटरशिप और फैकल्टी की जो गाइडेंस, डायरेक्ट गाइडेंस है, वो भी डायमंड में मिलेगी, तो इसमें एनरोल कर लेना। CS लाइव से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस कि ये 333 स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये जो 333 स्ट्रैटेजी है ना, इसमें क्या है कि फर्स्ट 3 जो है, इट शोज कि आपको अपने आंसर का ना एक स्ट्रक्चर देना है, जहां पर 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स नजर आने चाहिए पेपर में, क्योंकि इन 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स को देखकर ही एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को इवैल्यूएट कर रहा है। डोंट थिंक कि सिर्फ पेन घिसा देने से मार्क्स मिल जाएंगे। एक्चुअली यूपीएससी के जो एग्जामिनर होते हैं, उनके ऊपर ये ओनस होता है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि कमीशन बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनकर दे टू लबसना। ठीक है, बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनकर लबसना को सौंप दे, जिनको फिर लबसना ट्रेन करती है, और यही बच्चे आगे देश की बागडोर संभालते हैं। तो इसलिए ये एग्जामिनर्स जो है ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी देख के नंबर दे देंगे। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जा रही है आपके आंसर्स को देख के, तो उसमें आपके आंसर्स में अगर एक स्ट्रक्चर नजर आएगा तो पता लगता है कि ये आदमी या औरत जो है, ठीक है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो है हमारे, इनके दिमाग में चीजें जो हैं वो एक स्ट्रक्चर में चलती हैं। ये काफी काम और कंपोज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज इंसान होगा तभी तो देश को ढंग से चलाएगा। अगर खुद ही क्लटर में रहता है, वही क्लटर उसके आंसर में दिखेगा और पूरे देश को क्लटर बना देगा वो। ठीक है, तो इस तरह के लोग नहीं चाहिए यूपीएससी को। तो आपके आंसर में 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स दिखने बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद जो आप मेन बॉडी लिखते हो, ये आंसर को पता, जो पूछा गया है ना उसको आंसर करनी चाहिए, ना कि वो जो आपको पता है। मैं अभी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेन बॉडी के अंदर ना जो सेकेंड 3 है आपका, वो है कि 3 डायमेंशन मिनिमम होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको 150 शब्दों में आंसर लिखना है, 250 शब्दों में, तो हो सकता है कि 250 शब्दों में आपको 5 डायमेंशंस लिखनी पड़े, लेकिन मिनिमम 3 डायमेंशंस अगर किसी आंसर की होती है, तो उस आंसर को भी 10 में से 7 नंबर, 7.5 नंबर मिल जाते हैं। 10 में से 10 किसी को नहीं मिलते, 10 में से 8 एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, 9 भी नहीं मिलते, जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। 9 नंबर भी नहीं मिलते, 8 बहुत रेयरली मिलते हैं, 7.5 इज अ वेरी गुड स्कोर, इवन 7.5 इज ऑल्सो वेरी रेयर। ठीक है, तो 10 में से 7.5 के लेवल पर पहुंचना है, तो आपकी मेन बॉडी में अगर ये 3 डायमेंशंस दिखें, तो उससे 4 चांद लग जाते हैं आपके आंसर पे। जैसे GS1 में सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डायमेंशंस दिख सकती हैं। GS2 में कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन और सोसाइटल डायमेंशन, क्योंकि जो भी गवर्नेंस हो रही है वो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में होती है। GS3 में इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और सिक्योरिटी डायमेंशन हमें नजर आनी चाहिए। इसी के साथ साथ डिपेंडिंग के क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमें आंसर को क्लासिफाई करना होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी क्लासिफिकेशन से पता लगता है कि भाई हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं और देश को संभालने के लायक हैं। और थर्ड जो आपका लेवल है, ठीक है, थर्ड लेवल, यानी कि पहले हमने 3 पार्ट्स में आंसर को स्ट्रक्चर कर लिया, 3 डायमेंशंस डाल दी, तीसरे लेवल पर हमें डेप्थ बतानी होती है। डेप्थ क्या है? एकदम से गोता नहीं लगाना, धीरे धीरे हमने डेप्थ अपनी डेमोन्स्ट्रेट करनी है। तो सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमारी एक बेसिक क्लैरिटी इंट्रोडक्शन में ही दिख जानी चाहिए। उसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ डेप्थ हमारा दिखेगा जब हम अपने मेन पॉइंट्स को रियल एग्जांपल्स के साथ इंटरलिंक करेंगे, और उसके बाद आपस में भी जो हमारी अलग अलग डायमेंशंस हैं उनके बीच का कोरिलेशन दिखना चाहिए। जब ये चीजें होती हैं, दैट इज व्हाट फॉर्म्स अ परफेक्ट आंसर, और उसमें फिर 10 में से 7.5 नंबर, ठीक है, एंड 15 में से 9, 10, 10.5, 11 भी मिल जाते हैं। ठीक है, 15 नंबर वाले क्वेश्चंस में थोड़ा स्कोप रहता है। ठीक है, तो उसमें 11 नंबर तक आप हासिल जो है वो कर सकते हो मार्क्स को। ठीक है, अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं
2024 के एग्जाम से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है GS1 का, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया का। एनसीईआरटी सभी ने पढ़ रखी होगी आई होप। और अगर देखो, जिन लोगों को अभी परेशानी हो रही है ना कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, तो दो चीजें हैं, या तो प्रतिज्ञा बैच में एडमिशन ले लो विद द कोड CS लाइफ, मेरी गाइडेंस के अंडर आ जाओगे, या फिर व्हाट यू कैन डू, स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ व्हाट यू नीड टू डू, लक्ष्य एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को सर्च करना। वहां पर 15 लेक्चर्स में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से समझा रखी है। तो दिस कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने चाहे 26 का पेपर देना है, 27 का, 28 का, 29 का या 30 का, ये सब्जेक्ट आना ही आना है। और इसको एक बार प्रिपेयर कर लिया तो बहुत ज्यादा ऐसे करंट अफेयर्स का क्लटर नहीं होता है इसमें, ठीक है। एक बार इसको प्रिपेयर करके रख लिया, ये तैयार हो गया आपका इतना बड़ा कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। लक्ष्य एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज मेरी यूट्यूब पर भी है, एंड प्रतिज्ञा बैच में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। देयर आर अ फ्यू बैचेस एज वेल, हालांकि अभी जो बैच है उसमें मैं मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बट कुछ बैचेस में मैं एंशिएंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। एनीवेज, क्वेश्चन कह रहे हैं अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। कमेंट सेक्शन में मुझे जरा बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे आप, क्या करना है इसमें, बताइए। Everyone start participating in the comment section please. कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे टिपिकल, उन्हें कुछ मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है आगे पीछे, वो सीधा देखेंगे सोसाइटी इकोनॉमी ऋग्वेदिक लेटर वैदिक, ठीक है। कुछ लोग तो ये सोसाइटी इकोनॉमी भी नहीं देखेंगे, सीधा ऋग्वेदिक एज के फीचर्स बताना शुरू कर देंगे जो उनको आते हैं, और सिमिलरली लेटर वैदिक पीरियड के भी फीचर्स बताना स्टार्ट कर देंगे जो उनको आते हैं। उन्होंने नहीं देखना है कि पूछा क्या गया। पूछा यह गया है कि सोसाइटी में और इकोनॉमी में कुछ चेंजेस हुए थे जब हम ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक एज में गए थे। सारे चेंजेस नहीं बताने, सोसाइटी और इकोनॉमी के चेंजेस बताने हैं, ठीक है। और उनको सिर्फ अंडरलाइन करना है, मतलब बताना है, बहुत बड़ी पूरी रामकथा नहीं खोलनी यहां पे, ठीक है। पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं करना कि ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ये हुआ, वो इतनी डिटेल में नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन 150 वर्ड का है, ठीक है। तो सोसाइटी और इकोनॉमी के चेंजेस को अंडरलाइन करना है। अब इसमें ना इंट्रोडक्शन में आपकी पर्सनालिटी क्लियर हो जाएगी एग्जामिनर को, और इंट्रोडक्शन जिस तरह की लिखोगे ना, उससे एग्जामिनर डिसाइड करेगा कि आपका आगे का आंसर पढ़ने लायक है भी, कि आप भी वही भीड़ का एक हिस्सा हो जिसका तुक्का लग गया और प्रीली में क्लियर करके मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन बहुत मैटर करती है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ना यू हैव टू प्रूव कि भैया मैं ये क्वेश्चन समझ चुका हूं कि इसका आंसर कैसे करना है, और मैं अपनी मर्जी की चीजें नहीं लिखूंगा, हाँ मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करूंगा। मैं एक्चुअली अंडरलाइन करूंगा जो सोसाइटी और इकोनॉमी में चेंजेस हुए फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, व्हाट आई कैन डू हियर इज कि यहां पर ना एक दो लाइन में कॉन्टेक्स्ट या ट्रांजिशन शो कर दो। तो जो रीजन है ना, वो डिटेल में नहीं पूछे रीजन, लेकिन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन हुई, तो उन रीजंस को एकदम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं हम। जैसे द वैदिक पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, और ब्रैकेट में, ठीक है, ऋग्वेदिक, जैसे ऋग्वेदिक एज लिख दी 1500 से 1000 BC, लेटर वैदिक एज 1000 BC से 600 BC, राइट। दिस विटनेस्ड सिग्निफिकेंट, these phases witnessed significant transformation in society and economy. Now society and economy क्वेश्चन ने पूछा है तो सोसाइटी इकोनॉमी पे हम टिक के रहेंगे। इंट्रोडक्शन में पॉलिटिकल लिखने की, पॉलिटी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सोसाइटी एंड इकोनॉमी आ गया। ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, टेरिटोरियल कंसोलिडेशन एंड इवॉल्विंग रिलीजियस आइडियाज। अब ये ना 3 शब्द लिखे हुए हैं सिर्फ, लेकिन जो लोग स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ट्रांजिशन किन वजह से हुई, और उन वजहों को उन्होंने 3 कीवर्ड्स में यहां पर अरेंज कर दिया। तो मुझे खुद बताओ कमेंट सेक्शन में, ये इंट्रोडक्शन पढ़ के क्या मन करेगा एग्जामिनर का आगे का आंसर पढ़े कि ना पढ़े? बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसने देख लिया कि आप समझ गए हो कि आप ट्रांजिशन की ही बात करोगे। एक वो नॉन सीरियस एस्पिरेंट की तरह नहीं, तुक्का लग गया, प्री क्लियर हो गया, अब ऋग्वेदिक एज और लेटर वैदिक एज का ना ऐसे बीच में लाइन बना के टेबल बना देगा वो। इसमें टेबल नहीं चाहिए एग्जामिनर को, ट्रांजिशन दिखनी चाहिए। और जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन में ही रीजंस बता दिए, मेजर रीजंस ट्रांजिशन के, एक्सप्लेन करने का हमारा काम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन आपकी बढ़िया हो गई। अब मेन बॉडी आपको लिखनी है। मेन बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3-3-3 स्ट्रैटेजी में एक तो स्ट्रक्चर है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, और मेन बॉडी को अब
3 लेयर्स ऑफ डेप्थ ऐड करनी है। ठीक है, पहली बेसिक लेयर ऑफ डेप्थ आपने यहीं पे इंट्रो में ऐड कर दी। ठीक है, आपने डेट्स बता दी, उससे क्लियर हो गया कि बेसिक्स आपको पता है। आपने रीजंस बता दिए ब्रीफली, उससे भी पता लग गया कि आपकी डेप्थ है। अब स्ट्रक्चर देखना है यहां पे। ठीक है, तो सोशल चेंजेस बता दो कि भाई वर्ण सिस्टम जो था ऋग्वेदिक एज में इट वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सोसाइटी, बट लेटर वैदिक एज में ये काफी ज्यादा रिजिड हो गया। तो सोसाइटी इगैलिटेरियन, काफी हद तक इगैलिटेरियन थी। ठीक है, मतलब वर्ण सिस्टम सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर था, लेकिन धीरे धीरे ये हायरार्किकल बन गया और रिजिड हो गया वर्ण सिस्टम। पेट्रियार्की का राइज हुआ। आप इसमें विधाता और सभा, ठीक है, सभा समिति विधाता, ये अलग अलग जो विलेज असेंबलीज हुआ करती थी, इनकी भी एग्जांपल दे सकते हो कि जिन असेंबलीज में महिलाएं होती थी उनकी इंपॉर्टेंस घटना शुरू हो गई। ठीक है, इसी तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया। गोत्र और प्रवरा ट्रेडिशंस जो है वो इमर्ज हो गए। तो ये आपने सोशल चेंजेस बता दिए, और सोशल चेंजेस में बहुत एक्सप्लेन नहीं करना, ये हुआ तो ऐसे हुआ, ये हुआ तो ऐसे हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे ये नहीं पता पूछा गया कि हाउ दी सोशल चेंजेस टुक प्लेस, कहा है अंडरलाइन दी सोशल चेंजेस। तो हमने बस ये ट्रांजिशंस बतानी है। ठीक है, सोसाइटी का बता दिया, इकोनॉमी का भी बता देंगे। इकोनॉमी में क्या हुआ था? पेस्टोरलिज्म था ऋग्वेदिक एज में। ठीक है, एग्रीकल्चर काफी लिमिटेड था, पेस्टोरलिज्म था मेनली। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर में हमने ट्रांजिशन कर दी। राइस कल्टीवेशन की एग्जांपल दे दो जो स्टार्ट की थी हमने, राइट। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इमर्ज हो गया, जो ऋग्वेदिक एज में क्या था? कम्युनिटी ओन्ड लैंड था। एंड सिमिलरली आयरन टूल्स का भी यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया, दैट एनेबल्ड सरप्लस प्रोडक्शन एंड प्लोड एग्रीकल्चर। और इसमें अपने आंसर को अब देखो एनरिच करना है। ठीक है, ये जो थर्ड लेयर एक डेप्थ की है, उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी तो ऐड करनी है। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ टर्म्स आ जाएंगी, जैसे कि कृष्ण अयास। आयरन को क्या कहा जाता था? कृष्ण अयास, द डार्क मेटल। तो वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सभा समिति, ठीक है, विधाता, ये सारी चीजें भी मेंशन करके एग्जांपल्स आपने ऐड कर दी। अब देखो, जो क्वेश्चन ने पूछा था दो चीजें वो आपने बता दिया, लेकिन अपनी थोड़ी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए आपको कोरिलेशन बताना पड़ेगा, है ना। दो डायमेंशंस आपने बताई, तीसरी डायमेंशन में इन दोनों को कोरिलेट कर दो, और ये कोरिलेशन पॉलिटी में नजर आएगा। ठीक है, ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक ट्रांजिशन की पॉलिटी में नजर आएगा। तो लिख दो कि इन चेंजेस की वजह से धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स इमर्ज होना स्टार्ट हो गए, हमारा ट्रेड भी इमर्ज होना स्टार्ट हो गया, ट्रेड एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया। और इसकी एग्जांपल देने के लिए यू कैन ऐड के निष्का और सतमना जैसी करेंसी भी जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो गई। इकोनॉमिक सरप्लस की वजह से देयर वाज इमर्जेंस ऑफ किंगडम्स, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सरप्लस हुआ। अब इकोनॉमिक सरप्लस भी जब आता है तो लोगों को रहता है कि उनकी लैंड प्रोटेक्टेड रहे, और उसी से क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ किंग वो बढ़ना शुरू हो गई। और किंग अब स्टैंडिंग आर्मी भी अपना रखना स्टार्ट कर देगा, और कुछ स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए हमें टैक्सेस भी इंपोज करने पड़ेंगे। सो टैक्स ऑफिसर्स भी, जैसे कि संग्रहित्री, ये हम वैसे भी पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पता लग जाता है। तो यहां पर ना इस चीज को भी आप ऑब्जर्व करना कि जब मेंस में हम डेप्थ को ऐड करते हैं तो उस डेप्थ में हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिवियल फैक्ट्स भी जोड़ते हैं। इन ट्रिवियल फैक्ट्स को जोड़ने से क्या है कि प्रीलिम्स का भी हमारे जो नॉलेज है, हमारा जो एक ठहराव हमें चाहिए चीजों को ज्यादा गहराई में अध्ययन करने के लिए, तो वो काफी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो याद रखना 2017 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था दैट कंप्राइज्ड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस मेंस के प्रैक्टिस करने से वो प्रीलिम्स भी इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट होता है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में 99% बच्चे या 95% बच्चे गलती करते हैं कि वो जो लिखा हुआ है उसको समराइज कर देते हैं। कंक्लूजन में इट्स नॉट जस्ट अबाउट समराइजिंग। कंक्लूजन में क्या करना होता है? हमें थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन डालनी होती है, जिसका मतलब है कि हम एक एडिशनल डायमेंशन ना ओपन एंडेड छोड़ देंगे, जिससे एग्जामिनर को यह लगता है कि बच्चे को इस पॉइंट के ऊपर और भी बातें करनी आती हैं, ही हैज दैट पर्सनालिटी जिसमें और भी बातें कर सकते हैं, बट वर्ड लिमिट की मर्यादा में रहते हुए द पर्सन इज वाइंडिंग अप हिज आंसर। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि लेटर वैदिक पीरियड विटनेस्ड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ social roles and significant agrarian expansion, laying the groundwork for future महाजनपदास and state formation। तो महाजनपदास की डायमेंशन आपने टच कर दी, बट क्योंकि सवाल इस पे पूछा नहीं गया था तो इसको यहां पर हम इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई मीन बाय ओपन एंडेड। ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स जो है ना ऐसे आपके एड्रेस होंगे। तो ये जो 333 रूल है, क्लियरली आप यहां पर देख सकते हो कि आपने सिर्फ फैक्ट्स को लिस्ट डाउन नहीं किया, आपने प्रॉपर कनेक्शंस बनाए कि ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक में ट्रांजिशन जो हुई उसको डिस्क्राइब किया, उसके पीछे रीजंस आपने इंट्रोडक्शन में बता दिए, राइट। आपके आंसर की एक बैलेंस्ड ब्रेथ थी, सोशल और इकोनॉमिक दोनों पॉइंट्स को
बराबर तवज्जो दिया, डेप्थ भी आपने ऐड की, एग्जाम्पल्स दे के, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करके, ठीक है, संग्रहित्री वगैरह, राजन जो विधाता और सभा थी, राइट, विमेन असेंबलीज, उनके ऊपर भी आपने पूरा फोकस किया, राइट, करेंसी की नाम बताकर भी आपने वैल्यूएशन की, राइट। तो आपका आंसर कॉम्पैक्ट था बट रिच विद एग्जांपल्स। तो ऐसे ना ये 333 रूल आपको हेल्प करेगा टू राइट रियली गुड आंसर्स फॉर योर मेंस एग्जाम, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर की यही इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि अपने मेंस आंसर को हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर करें, तो इसलिए जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक को भी स्ट्रक्चर में पढ़ना जरूरी है। अब बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम आती है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो यही चैलेंज फेस करते हैं कि बहुत से टॉपिक्स उन्हें पता ही नहीं लगता कि स्ट्रक्चर में कैसे पढ़ने हैं। जब एक टॉपिक को अप्रोच कर रहे हैं, वो एक किताब पढ़ना शुरू कर देंगे एंड ब्लाइंडली दे विल जस्ट फॉलो दैट बुक, दे विल नॉट थिंक मच, ठीक है। और बहुत से बच्चे तो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की मैं एग्जांपल दूं, मॉडर्न हिस्ट्री जैसी मतलब इतने बड़े कंपोनेंट के लिए जो मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप क्या करते हो, आप उधर स्पेक्ट्रम जैसे किताब के ऊपर डिपेंड होना शुरू कर देते हो। अब या तो एक अच्छे फैकल्टी के प्रेजेंस में आपने उस बुक को पढ़ा हो, तो फैकल्टीज सिर्फ वो बुक को ऐसे खोल के रीड नहीं करवाते, उसमें काफी सारी वैल्यू एडिशन कराते हैं, जैसे हमने हमारी साहस सीरीज में कर रखी है। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ना स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे एक फ्री सीरीज है कॉल्ड एज साहस सीरीज, SAHAS, ठीक है। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आई होप आपको टेलीग्राम चैनल मालूम है, अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। यहां पर एक मास्टर फाइल और साहस का वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहां पर दे रखा है आपको, ठीक है। मास्टर ड्राइव भी यहां पर आपको मिल जाएगी, तो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, काफी काम की चीज है, ठीक है। तो चीजों को पढ़ना, उनको लिंक करना और कोरिलेशन समझना बहुत जरूरी है, और टॉपिक बाय टॉपिक हम स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते चलेंगे तो प्रीलिम्स की डेप्थ भी हमारे अंदर आ जाएगी और मेंस की भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यही चीजें ना हम हमारे प्रतिज्ञा बैचेस में भी इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। इस वजह से जो स्टूडेंट्स एक सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आई रिक्वेस्ट देम दैट दे शुड ज्वाइन द प्रतिज्ञा 2026 बैच। और जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और अभी प्रिपरेशन जस्ट शुरू की है, तो उसमें मैं क्लियरली बताता हूं कि देखो, आपके पास 4-5 घंटे से ज्यादा तो समय है नहीं पढ़ाई करने का। अगर जल्दबाजी में 26 के एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होगा, हो सकता है प्रीलिम्स हो भी जाए क्लियर, लेकिन मेंस की इट्स एंटायरली डिफरेंट गेम। कैसे रिवाइज करोगे, 2.5 महीने का प्रैक्टिकली टाइम मिलता है आपको, तो उसमें टुट्टी फुट्टी तैयारी करोगे, मेंस निकलेगा नहीं। फिर मेंस देने के बाद ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली काम पे लग जाओगे, यू रिलैक्स, उसके बाद फेस्टिवल सीजन आ जाता है और पता लगता है कि अगले प्रीलिम्स का टाइम आ गया। तो आपकी वो जो अधूरी तैयारी है ना, वो हमेशा अधूरी रह जाती है अगर आप जल्दबाजी करो। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, फॉर यू शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म बैच विच टारगेट्स 2027। इस बैच की पेस भी हमने मॉडरेट रखी हुई है, ताकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स मैक्सिमम चीजों की रिविजन और मैक्सिमम चीजों की एब्जॉर्प्शन क्लासेस के अंदर ही कर लें। जैसे मेरी क्लासेस अगर आपने लगा दी, उसके बाद सिर्फ 30 से 40 मिनट मेरा दिया हुआ कंटेंट आपने घर पे पढ़ना है एंड योर टास्क इज डन फॉर द डे, राइट। मैक्सिमम प्रैक्टिस में क्लास के अंदर ही आपको एमसीक्यूज की करवाता रहता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म बैच स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपको ये बैच एनरोल करना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ टेस्ट आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे, बेसिक्स और एनसीईआरटीज को सेपरेटली कवर करने का हमारे पास टाइम है, तो इसलिए वो भी लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करवाया जाता है। दैट इज वाई इसका प्राइस आफ्टर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इज 32,999, जो कि CS लाइव कोड यूज करने के बाद आपको मिल जाएगा। एंड जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब फुल थ्रॉटल में आ जाओ। जुलाई जो है ना स्टार्ट हो चुका है, अब ये खत्म होने पे आ रहा है, 14 जुलाई है, सिर्फ आधा महीना रह चुका है। तो इस टाइम के ऊपर अब सीरियस हो जाओ, और वो सीरियसनेस एक इकोसिस्टम का पार्ट बन के मिलती है, जो कि आपको यहां पर मिलेगा। तो इधर CS लाइव कोड यूज करेंगे आप, तो आपको हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट के बाद 27,999 में ये प्रोग्राम मिल जाएगा। और अगर आप स्टडी आईक्यू के ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर मान लो आप EMI के ऊपर ये अवेल करना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप भेजो 7710678413, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। तो जब भी मैसेज भेजोगे, नाम बताए बिना मैसेज मत भेजना, नाम जरूर बताना है। बहुत अच्छा लगता है जब आप नाम बता के कहते हो कि सर प्लीज सेव माय नंबर, ठीक है। इट फील्स लाइक अ फैमिली, किसी फैमिली मेंबर ने मुझे रिक्वेस्ट की है, तो अपना नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। डू टेल मी योर नेम एंड अलॉन्ग विद नेम थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बता देना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपने क्या क्या किया है, या बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट किया है, कॉलेज में ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या था,
आपका टारगेट ईयर क्या है, तो उसके बेसिस पे ना इट विल बी इजी फॉर मी टू इमीडिएटली एड्रेस योर क्वेरी। ये हाय हेलो इस सब में टाइम वेस्ट मत करना यार, ठीक है, सीधा अपने बारे में बता के डायरेक्टली आस्क योर क्वेरी, डायरेक्टली आस्क मी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट और उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपके अंदर जो एक संकोच है, एक जो हेजिटेशन है मेंस आंसर लिखने की, वो भी दूर हुई है, और साथ ही साथ जो एक गलत अप्रोच आप लोग फॉलो कर देते हो वो भी आपकी दूर हो गई है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड दो स्टूडेंट्स जो एनरोल करेंगे, आई विल सी यू सून इनसाइड द क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।